तो ये ट्राई करना, उसके बाद बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर अच्छा रहा तो फिर आगे के चैप्टर्स की भी ऐसे बनाएंगे, अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। यो मैम। चलो, तो आज हमने करना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आज हम कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आप कल कर चुके हो, अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को एक बार पढ़ेंगे, और आई डोंट थिंक जेनेटिक कोड तक हम जा पाएंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पे आज हम फोकस करेंगे, ठीक है। यो मैम। ठीक है, चलो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फिर। सो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम तक कहाँ तक किया था आप लोगों ने। ये क्वेश्चन तो आप लोग लगा लिए थे ना क्लास में। यो मैम। हाँ बहुत बढ़िया। तो बताओ भाई, रेज योर हैंड जो मुझे ट्रांसक्रिप्शन एक बार क्विकली रिवाइज कराएगा प्रोकैरियोट्स की, तभी यूकैरियोट्स पे जाएंगे। क्विकली रेज योर हैंड जो मुझे रिवीजन करवाएगा। कौन सी बहादुर बच्ची है? पायल बहादुर है, प्रीति संदूर बहादुर है, बाकी कोई नहीं। रिया शर्मा, और कोई नहीं। दीक्षा, दैट्स इट। बाकी लड़कियों को कॉन्फिडेंस नहीं अपने आप पे। शिल्पी, बाकी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कुछ भी करा सकते हैं। इतना कम कॉन्फिडेंस खुद पे। बेटा खुद पे विश्वास नहीं करोगे, कोई और तुम पे क्यों विश्वास करेगा, है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, पायल, प्रीति, रिया, दीक्षा, प्रिया, शिल्पी और नीता। ठीक है जी, चलो पायल। यस मैम। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में कितने स्टेप्स होते हैं? मैम 3 स्टेप्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में 3 स्टेप होते हैं, वेरी गुड। ठीक है, पहला स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन, दूसरा गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, दूसरा स्टेप मैम इलोंगेशन। इलोंगेशन। खुद से बोल रही है ना, देख के तो नहीं बोल रही। नो मैम। तीसरा स्टेप मैम टर्म। मैं जिससे पूछ रही हूँ वो बोलेगा, बीच में कैसे बोले तुम? मैम किसी ने नहीं बोला। नहीं, किसी ने तो बोला है, आवाज डिफरेंट थी। टर्मिनेशन। यो मैम। ठीक है, गुड। नीचे कर ले हाथ, ताकि हमें पता चले किसका हो गया किसका रहता है। ठीक है, प्रीति। यो मैम। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? मैम इनिशिएशन स्टेप में जो सिग्मा बॉन्ड है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमेटर रीजन पे लेके जाएगा। ठीक है, और तो बेटा फिर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर है, हाँ वो उसको यहाँ पर लेकर जाएगा। गुड, इनिशिएशन में तो यही होता है कि प्रोमोटर यो रीजन तक लेकर जाता है, शाबाश, वेरी गुड। प्रोमोटर रीजन की प्लॉइडी क्या है बेटा? यहाँ पे 3 प्राइम लिखूं या 5 प्राइम लिखूं, ये बता दे। हम ऊपर वाले में हाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। शाबाश, गुड गुड। हाथ नीचे कर। ओके, रिया शर्मा। यस मैम। इलोंगेशन के स्टेप में क्या होगा बेटा? मैम इलोंगेशन के स्टेप में सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ के वापस आ जाएगा और इलोंगेट और क्या करेगा? एमआरएनए बाहर आएगा। एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बनना कैसे स्टार्ट होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किसकी तरफ मूव करेगा, कौन से रीजन की तरफ? टर्मिनेट। नहीं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन बोलेगी, ठीक है। यस मैम। हाँ गुड, हाथ नीचे कर। दीक्षा बेटा, टर्मिनेशन के स्टेप में क्या होगा? मैम। मैम जो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है वो रो फैक्टर आएगा और उससे अपने साथ ले जाएगा। हाँ, रो फैक्टर आएगा और उसको वो नीचे अपने साथ ले जाएगा, और पीछे एक छोटा सा स्टैंड बन जाएगा जिसको हम बुलाते हैं एमआरएनए। शाबाश, वेरी गुड। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। शिल्पी, शिल्पी बेटा, तो ये चीज क्या होती है, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम? मैम जब बहुत सारे जो आरएनए होते हैं ना एक ही चेन में इकट्ठे लाइन में ज्वाइन होते हैं। एक ही एमआरएनए होता है, उसके साथ बहुत सारे जो राइबोसोम होते हैं वो लाइन में ज्वाइन होते हैं। हाँ, तो इसको कहते हैं हम लोग पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। गुड, हाथ नीचे कर ले। कौन बचा? कोई तो रहता है, इतने थे। चलो ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के केस में पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है, कि दोनों साथ में हो सकते हैं? हम दोनों साथ में। साथ में। हाँ, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, है ना।
यो मैम। यो मैम। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही एक साथ। हाँ एक साथ हो सकते हैं, शाबाश, गुड गुड गुड। चलो तो अब हम बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्रियोट्स, ठीक है। उससे पहले करेक्शन है, एक चीज मैंने गलत बोल दी थी, उसको प्लीज करेक्ट कर लो। हमने ऐसे बनाई थी ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यो मैम। है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्टैंड था जिसको हम टेम्पलेट कहते थे, यो मैम। दूसरे स्टैंड को हम नॉन टेम्पलेट कहते थे। तो इसको देख के नया एमआरएनए बनता है टेम्पलेट या नॉन टेम्पलेट? टेम्पलेट। टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या है? सेंस नहीं है, इसका नाम है एंटीसेंस, इसे करेक्ट कर लो। दिस इज एंटीसेंस, नीचे वाले को सेंस कहते हैं। यो और तीसरा नाम क्या है एंटीसेंस के बाद? नॉन कोडिंग। हाँ ये ठीक है, सिर्फ एंटीसेंस और सेंस उल्टा कर देना, मैंने गलती से उल्टा बोल दिया था। ओके यो मैम। सबने इसे प्लीज अभी अपने नोट में करेक्ट कर लो, बाद में भूल जाएंगे। कर लो। एक मिनट करो, पानी लेके आते, ठीक है। चलो चले आगे। अब देखो यो मैम। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स ऑलमोस्ट सेम है, फर्क किसका है? एंजाइम का। यहाँ पर तुम्हें एंजाइम अलग याद करनी है, बस इतना सा फर्क है। बाकी जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनती है, पॉलीमरेज आता है, उसको स्कैन करता है, नीचे उतर जाता है, यही चलेगा। बस कौन लेकर आ रहा है, कौन छोड़ने जा रहा है, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पॉलीमरेज का नाम अलग हो जाएगा, बाकी ट्रांसक्रिप्शन सेम ही होती है, ठीक है। तो इट विल टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस। हाँ तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, वेयर डिड द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स अकर? ये कहाँ होती है? मैम साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म में होती है, गुड। नाउ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें क्या चाहिए? एक तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो होती है जिसके पास तीन चीजें होती हैं। क्या? रेज योर हैंड। से कौन से तीन रीजन होने चाहिए? हाँ प्रीति बोलो। हाँ बोलो। स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। देखो ऐसी चीजों को ना सीक्वेंस में याद रखते हैं, ठीक है। प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। इसको सीक्वेंस में याद रख, नहीं तो वहां भूलती चली जाएगी, राइट। तो एक तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए हमें, उसके अलावा कोई टाटा बॉक्स चाहिए। टाटा के स्पेलिंग क्या होंगे? TA नहीं होगा, TATA, डबल ए से एंड होगा, ठीक है। तो एक टाटा बॉक्स करके सीक्वेंस चाहिए, और हमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीन टाइप के हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का था, इसलिए हम 1 2 3 लिखते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, ये बात क्लियर? ओनली वन टाइप इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केस में ये अलग अलग है। अब इस पे क्वेश्चन आता है जो आपने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखा है, ठीक है। तो देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के केस में तीन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं यूकैरियोट लिख देती हूँ। एक हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1, एक है 2, एक है 3। तो याद कैसे रखेंगे हम इसको? याद रखेंगे अभी आप जिस पेपर को नीट बुलाते हो, इस पेपर को ना मेरे टाइम में किस नाम से जानते थे? पीएमटी। तो हम इसको पीएमटी के नाम से जानते थे। सेम ही पेपर है, अब ये चेंज हो गया, ठीक है। तो नीट जो आप कहते हो ना, वो एक्चुअल में पीएमटी का पेपर होता था। तो मेरे को ऐसे याद है, पीएमटी से, और पी से तो कोई राइबोसोम बनता ही नहीं है, इसलिए ये आर हो जाता है, ठीक है। तो आरएमटी आप याद रख सकते हो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? आरएनए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ये आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू में। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? एमआरएनए। और थर्ड बनाता है टीआरएनए, ठीक है, समझ आया? तो इसको अभी लिखो, इसे अभी लिखो, ये काम आएगा।
पीएमटी से हम याद रखेंगे आरएमटी। कोई है जो एंटर नहीं हो पा रहा? ऐसा तो कोई नहीं है। एक सेकंड मैं खुद को No, होस्ट ma'am. बना लेती हूँ। इन केस कोई नहीं एंटर हो पाएगा तो मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखाएगा। लिखो लिखो। डन। यो मैम। अब mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, tRNA स्टैंड फॉर ट्रांसफर आरएनए, rRNA स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी टर्म्स है जो थोड़ी बहुत सबको आइडिया होता है। अब जो बाकी की टर्म्स है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो और भी तरीके के आरएनए है जो यही पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है। तो यूकैरियोटिक का प्रोसेस ना थोड़ा सा लंबा है एक तरह से, तो ध्यान से सुनना। याद मैंने कैसे करा था इसको? या तो मैंने सिंपली करा था ना, RMT है ना, राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1 ने बनाया, टीआरएनए पॉलीमरेज लास्ट ने बनाया, और एमआरएनए बीच वाले ने बनाया। इसके साथ आपको और आरएनए कैसे याद रखना है? देखो जो मैसेंजर आरएनए वाला है ना एमआरएनए, उसी ने बनाना है एचएनआरएनए। ये कैसे याद रहेगा? ये ऐसे याद रहेगा कि एचएनआरएनए को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं इमेच्योर एमआरएनए। तो ये इमेच्योर एमआरएनए है जिसके साथ कुछ चेंजेस होते हैं जो लेटर ऑन मैच्योर होके एमआरएनए कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों इसलिए साथ में लिखे क्योंकि हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इन दोनों का यूज भी साथ में होगा। ओके, बाकी जो बचे हुए आरएनए है, बाकी जो बचे हुए आरएनए वो नीचे डाल दो, एसआरएनए एन एसएनआरएनए। राइट, लिखा इतना? ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। चलो अब मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ। आपको फुल फॉर्म भी दे रखी है, आपको इन सब में जाना नहीं है। जो हमें इंपॉर्टेंट है वो हेट्रोजीनस आरएनए है, एचएनआरएनए और मैसेंजर आरएनए। बाकी ये जो है स्मॉल सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ज्यादा यूज आएगा नहीं। ओके, स्टिल यहाँ पे फुल फॉर्म लिखे हैं जस्ट इन केस किसी को नहीं पता हो। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल में। राइट, तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल में कैसे कर रहे हैं यहाँ से समझाते हैं। देखो एक पहले हप्पा बना लेते हैं। कौन सी यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें एक प्रमोटर सीक्वेंस है, दूसरी स्ट्रक्चरल लास्ट वाला अपने को पता है कि इसके पास जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब मुझे एमआरएनए बनाना है तो कौन से वाला पॉलीमरेज लिखूं? DNA डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2। DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 कौन सा? 1 2 3 4? मैम 1। हमने कैसे याद करा है? पीएमटी से हमने याद करा था आरएमटी। सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, तो ये पॉलीमरेज 2 है ना? Yes, हमने बनाया इसे मैम बाय, और ये तो पॉलीमरेज DNA डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2। राइट, याद रखेंगे हम लोग। ओके, ये आया। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए प्रोकैरियोट्स के केस में कौन आता था? रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। जस्ट बिकॉज किसी ने गलत बोल दिया उसको देख के गलत नहीं कर लेते होते, अपना दिमाग लगाते हैं। सिग्मा फैक्टर, रो नहीं था ना, उसको देख के 3 लड़कियों ने गलत बोला। राइट, तो ध्यान से करते हैं, किसी से गलती हो सकती है, तुम भी उसकी गलती थोड़ी रिपीट करोगे। राइट, तो ये होता था यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। अब यहाँ पे ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है जिसे टीयर 1 कहते हैं, टीयर 2 कहते हैं, टीयर 3 कहते हैं। तुमको ना तुम्हारे सिलेबस में ये है नहीं तो तुमको याद नहीं रखना। ठीक है, तो तुमको ये याद रखना है कि कोई हेल्पिंग फैक्टर आया, ठीक है, कोई फैक्टर आया हेल्पिंग जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 को लेकर गया प्रमोटर सीक्वेंस पे। लेकिन प्रमोटर पे कहाँ जाके लगेगा ये भी स्पेसिफाइड होता है। तो कैसे स्पेसिफाइड होता है? प्रमोटर रीजन पे एक सीक्वेंस होती है, वो वहीं जाके लगता है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके लगता है और उस सीक्वेंस का नाम है TAA। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली ऐसे कहलाते हैं, हम इसे कहते हैं ये टाटा बॉक्स है। ठीक है, टाटा बॉक्स और पिब्नो बॉक्स भी कहते हैं इसे। तो ये कोई डब्बा नहीं है, ये सिंपली न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 जाके हमेशा लगेगा। क्लियर? तो प्रमोटर की सीक्वेंस जितनी मर्जी लंबी हो, जहां पर टाटा बॉक्स होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वही जाके लगता है सिर्फ।
क्लियर ये बात? यो मैम। ये स्टेप हो गया हमारा इनिशिएशन का, राइट? ठीक है, अब ये बात हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाया है कि देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 ऊपर जा रहा है और वो जाके ये पूरी प्रोमोटर की सीक्वेंस है, लेकिन वो सीधा टाटा बॉक्स को पहचानता है और वहां जाके चिपक जाता है। क्लियर मैम? टाटा बॉक्स में दो नहीं हो सकता रिपीट? दोबारा बोलो मैम। प्रोमोटर रीजन में जो ये टाटा बॉक्स है ना, नहीं, रिपीट नहीं होता अभी एक तक ही तो बार ऐसा नहीं दिखा। हाँ, ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये एक ही बार होगा, Yes, नहीं तो मैम। फिर कैसे होगा ना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी तक तो यही देखा गया है कि ये एक है। अगर किसी केस में ये 2 होगा तो फिर उसके केस में कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी होगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो सही से बन नहीं पाएगा ना। मैम। ठीक है मैम, और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर नहीं, कोई भी फैक्टर आ सकता है, जैसे हेल्पिंग फैक्टर। हाँ, इसमें एक हेल्पिंग फैक्टर आता है जिसको आपकी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, पर सिग्मा फैक्टर नहीं है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से मुझे जानते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो तुमसे उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि हेल्पिंग फैक्टर आता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन, राइट? तो देखो टाटा को हमने ब्रिब्नो बॉक्स भी बोला है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 इसको जाके हक कर लेगा, राइट? तो यहाँ से हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, इनिशिएशन हो गया। अब चलते हैं हम इलोंगेशन की तरफ। सो इलोंगेशन में क्या होता है, वही सिंपली डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 ऐसे मूव करेगा स्ट्रक्चरल यूनिट में और एक छोटा सा स्ट्रैंड बना देगा वो। अब ये जो छोटा सा स्ट्रैंड है इन द केस ऑफ यूकैरियोट, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ गलती हो जाएगी, ठीक है जी? कल ना ट्रांसक्रिप्शन हम रिवाइज करेंगे प्रोक्रियोट की, यूकैरियोट की, उसके बाद ट्रांसलेशन पे जाएंगे, राइट? तो कल ना एक बार सारा ना पढ़ के आना, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे। थ्योरी भी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे। ओके, तो अभी छोटी सी जो सीक्वेंस बन के निकली है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यही हमने पढ़ी थी। इस छोटे से स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं HNRNA। HNRNA स्टैंड फॉर हेट्रोजीनस आरएनए। हेट्रोजीनस आरएनए इसके अंदर मतलब कुछ मिक्सचर है किसी चीजों का। हेट्रोजीनस का मतलब होता है बहुत सारी, जैसे हेट्रोजीनस का मतलब जैसे जेम्स खाई है कभी तुमने? अलग अलग कलर की कैंडी निकलती है ना, कभी रेड होती है, कुछ येलो होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो जेम्स जब भी मैं खाती हूँ ना, उसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ होती है ना अलग अलग रंग की। तो हेट्रोजीनस आरएनए भी कुछ वैसा ही है, ठीक है? तो ये इलोंगेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट आता है दैट इज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन में एक्चुअली यहाँ पर रो फैक्टर ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं करती है, तो इसलिए हम यहाँ पे जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है? तो अब आएगा रो फैक्टर और वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 को पकड़ेगा और उसको नीचे उतार देगा, और हमें एज अ रिजल्ट क्या बना हुआ मिल जाएगा? नहीं, HNRNA। और इसका दूसरा नाम है इमेच्योर mRNA। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि अभी आप सभी स्कूल में हो, है ना? स्कूल के बाद कॉलेज में जाओगे तो अभी आप इमेच्योर हो, जब कॉलेज में जाओगे तो मैच्योर हो जाओगे, आप तो आप ही रहोगे ना। तो HNRNA बस अभी ये समझ लो कि आप हो HNRNA। जैसे आप कॉलेज जाओगे तो फिर आप mRNA में चेंज जाओगे, तो अभी आप इमेच्योर mRNA हो, फिर आप mRNA हो जाओगे, ठीक है? यो मैम। चलो, यो मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। So inside nucleus HNRNA will be formed। बेटा ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में तो अंदर ही बना है। अब इसी प्रोसेस में जो HNRNA इसको मदद की जरूरत है ना, इसको मेच्योरिटी में चेंज होना है। तो ये HNRNA ध्यान से देखना, जब मैच्योर होने का प्रोसेस में जाएगा और फाइनली ये mRNA बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए, जिसकी हमें जरूरत है। तो इस प्रोसेस को, मैच्योरेशन के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गई है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। और हम लोग कर क्या रहे हैं HNRNA के साथ? हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होगा। और ये होगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के हाँ, इन न्यूक्लियस। तो ये लिख लो, वैसे मैंने पहले भी लिखा है पर अभी लिख लो, इसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसे थोड़ा सा है, जितना होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है? यो मैम। लिख लिया तो थम्स अप कर देना। अभी तक किसी को कोई डाउट ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियोटाइड्स में? रेज योर हैंड, क्योंकि अब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में जा रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया।
किसी को भी डाउट है, रेज योर हैंड। बोलो शगुन। नो मैम, गलती से हो गया था। ओके ठीक है, चलो। तो अब हम जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है? तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है? ये प्रोसेस है जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, राइट। ऐसी चीजें लिख लिया करो, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं आता क्लास में क्या हुआ था ना, कितना याद रहेगा, तो लिख लिया करो। तो इट्स मेन एम इट इज टू मेक mRNA फ्रॉम HNRNA। तो ये मेरा HNRNA, इसको चेंज करना है किसमें? mRNA में। तो एक चीज देख के मुझे बताना अभी, रेज योर हैंड और मुझे देख के बताओ कि HNRNA और mRNA में एक छोटा सा फर्क आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? रेज योर हैंड। हाँ रिया बोलो। मैम एक बड़ा और एक छोटा। हाँ, HNRNA के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, ये तो दिख रहा है ना हमें। यो मैम। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम बाहर घूमने जाओगे और बाहर बहुत धूप है, तो तुम्हें किस चीज की जरूरत होगी? छाता। छाता, या तो अम्ब्रेला चाहिए या फिर कैप चाहिए, है ना। दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना, सिर पे लगेगी। तो हम क्या करेंगे, HNRNA को पहले हम टोपी पहनाएंगे, ठीक है। टोपी पहना के हमें बहुत क्यूट लगेगा, तो फिर हम उसकी पूंछ लगा देंगे, ठीक है। तो पहले हम उसको टोपी पहनाएंगे, फिर हम उसकी पूंछ लगा देंगे, और फिर हम पकड़ के उसको क्या करेंगे, चॉप। समझ आई बात? यो मैम। तो ये ऐसा है जैसे हम लेबोरेटरी में चूहे के साथ करते हैं। पहले हम उसको, हमने उसे कैप पहनाई कि बढ़िया से उसकी, पहले हमने उसका सिर सहलाया, कैपिंग होगी यहाँ पे, फिर हमने उसको टेल को उसको प्यार से सहलाया, टेलिंग होगी, उसके बाद पकड़ के उसका डायसेक्शन कर दिया, ठीक है। तो कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग होगी। तो मैच्योरेशन की स्टेप क्या है? मैच्योरेशन का स्टेप ये है कि पहले टोपी पहनाओ, फिर उसको टेल लगाओ और उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग कर दो। स्प्लाइसिंग का मतलब है चॉप कर दो, ओके। यो मैम। चलो अब करते हैं ये प्रोसेस, राइट। तो देखो, कैपिंग कैप की तरह दिखती नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कैप की तरह बनाएंगे, ठीक है जी। तो कैप की तरह कैसे बनाएंगे हम लोग इसे? देखो 5 प्राइम एंड सबसे पहले बाहर आया था ना, इफ यू रिमेम्बर। यो तो सबसे पहले ये एंड बाहर आया ना। एक्चुअली क्या होता है HNRNA में ना, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड कैसे बढ़े हैं? न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पार्ट वेला पड़ा है? 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है? रिया बताओ। ऐसे नहीं चलेगा मैम। बोल मैम अनयूजुअल मतलब जो यूज नहीं किया। ओके विशाल, एड इट, क्या कहना चाह रहे हो? मैम रिपीट करना। कि ये जो 5 प्राइम एंड है यहाँ पर छोटे से HNRNA का, तो 5 प्राइम एंड का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या चीज है जो अकेली पड़ी है? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पार्ट अकेला पड़ा है प्रीति? हम कार्बन नंबर 5। यस, कार्बन नंबर 5 के ऊपर क्या लगा होता है? फॉस्फेट ग्रुप। हाँ, तो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अकेला पड़ा है, राइट। इसलिए में से 5 डैश कहते हैं ना, 5 प्राइम। और 3 प्राइम एंड का क्या मतलब है प्रीति? मैम कार्बन नंबर 3 पे कौन अकेला पड़ा है कार्बन नंबर 3 पे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। OH। OH ग्रुप अकेला पड़ा है, राइबोसोम है ना ये। कार्बन नंबर 1 2 3, तो 3 के ऊपर कौन अकेला पड़ा है? OH का ग्रुप, OH ग्रुप, राइट। इसलिए हम इसे 3 प्राइम एंड कहते हैं। याद आया थोड़ा थोड़ा? यो मैम। ठीक है जी। यो मैम। तो अब देखो, ये जो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट अकेला पड़ा और वहां पे OH ग्रुप अकेला पड़ा है ना, इनके पास पोटेंशियल है ये दूसरे चीजों से रिएक्ट कर ले। अब यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर कितने सारी चीजें हैं, तो किसी के साथ ये गलती से रिएक्ट ना कर जाए, ये कोई और न्यूक्लियोटाइड ये ऐड ना कर ले, HNRNA को इसका डर होता है। तो HNRNA क्या करता है, वो कहता है कि मैं अपना 5 प्राइम एंड भी कवर कर लूं और अपना 3 प्राइम एंड भी कवर कर लूं। तो वो बेसिकली बस ये चाहता है कि 5 प्राइम एंड पे कोई और न्यूक्लियोटाइड आके ना लग जाए, 3 प्राइम एंड पे भी और कोई न्यूक्लियोटाइड आके ना लग जाए, ये चेन लंबी ना हो जाए।
इसलिए वो इन दोनों को कवर कर लेता है। तो कैपिंग और टेलिंग का मेन पर्पस यही है कि ये जो दोनों एंड्स है ना, जैसे ये लंबा सा हमारा HNRNA है, तो इसका इस एंड को भी प्रोटेक्ट कर लो और इसके इस एंड को भी प्रोटेक्ट कर लो। तो अगर आपको पेन की निप प्रोटेक्ट करनी है तो क्या करोगे? कैप लगा देंगे, उसके ऊपर कैप लगा देंगे, राइट। उसी तरीके से अगर उसका आपको पेंसिल का बैक कवर करना है तो यहाँ पे भी तो हम कोई कैप ही लगाएंगे ना। यो मैम। बस, तो हम बैक पे टेल बोलेंगे, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड पे कैप लगती है, याद रखना सबसे पहले 5 प्राइम एंड कवर होता है, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड पे कैप लगती है। अब कैप किससे बनी है ये जानना है हमें, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास राइबोस शुगर है और इसके ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड लगा है, नाइट्रोजनस बेस लगा है, सॉरी नाइट्रोजनस बेस लगा है, कौन सा? ग्वानिन, ग्वानिन, राइट। तो अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, तो इसे मैं क्या बुलाऊंगी, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड। बेटा क्वेश्चन ये है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है तो मैं उसको क्या बुलाती हूँ, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड? प्रीति? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड दो चीजें है ना, 1 और 2। तो न्यूक्लियोसाइड जब तीनों चीजें होती, फॉस्फेट भी होता, तब मैं न्यूक्लियोटाइड बोलती, राइट। यो मैम। तो देखो ग्वानिन जब भी न्यूक्लियोसाइड होता है तो हम उसका नाम बदल नहीं देते थे। देखो अगर अकेला नाइट्रोजनस बेस होता, याद करना जरा, अकेला नाइट्रोजनस बेस पड़ा है ग्वानिन, तो जब ये अकेला पड़ा है मैं इसको बोलूंगी नाइट्रोजनस बेस। जब इसके साथ शुगर अटैच हो जाएगी, शुगर प्लस ग्वानिन, तो मैं इसको क्या बुलाऊंगी? पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लियोसाइड। तब हम इसको न्यूक्लियोसाइड बुलाते हैं। तो ग्वानिन का नाम बदल के हम क्या लिख देते थे? ग्वानिसिन, ग्वानोसिन। यो मैम। और अगर मैं यहाँ पे फॉस्फेट भी ऐड कर दूं तो एसिड वर्ड ऐड कर देंगे ना, याद है? ग्वानोसिन एसिड। चलो ग्वानोसिन तो याद आया तुम्हें, ठीक है। तो देखो ग्वानोसिन, तो सिन का मतलब है शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, तो ग्वानोसिन उसके साथ आप 3 फॉस्फेट ग्रुप भी लगा दो और नाइट्रोजनस बेस के ऊपर आपको एक चीज ऐड करनी है जिसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, CH3, ठीक है। तो ये होगी पूरी की पूरी कैप। तो हम इसका पूरा नाम लिखते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैप किससे बनी है। कैप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज से नहीं बनी है, वो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से बनी है जिसमें ग्वानोसिन है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है और एक राइबोस शुगर है, प्लस उसके पास मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है एट व्हाट, नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो जब ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम कैप बोलते हैं। समझ आई? यो मैम। तो ये है हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए कैप। इसे लिख लो, ऐसे बना लो, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कैप। ये आ सकता है क्वेश्चन बहुत आराम से। और कैप HNRNA की कौन सी साइड पे जाके लग रही है, 3 प्राइम या 5 प्राइम? 5 प्राइम। तो इसे बनाओ, डन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये लगा दी हमने कैप, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा HNRNA और ये उसकी यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे कैप लग गई। और मैं कैप किससे बनी है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर सबको? यो मैम। अब हम क्या लगाएंगे, टेल, है ना। सो एट 5 प्राइम एंड द कैप हैज बीन एडेड। हो गया काम। चलो जी, अब 3 प्राइम एंड पे चलते हैं। तो 3 प्राइम एंड पे टेल लगती है। अब टेल में कौन आके लगता है, एडिनाइलेट लगता है। तो एडिनाइलेट जब मैंने लिख दिया तो समझ रहे हो ना, न्यूक्लियोटाइड जिसके पास एडेनिन लगा हुआ है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, 5 कार्बन की शुगर, एडिनाइन ग्रुप और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 के ऊपर फॉस्फेट लगा होगा, राइट। इसी को हम बोलेंगे एडिनाइलेट। सो 200 से 300 एडिनाइलेट लगते हैं यहाँ पे, 200 to 300 इतना नंबर होता है इनका। तो 200 to 300 एडिनाइल ऐड हो जाते हैं एट द 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेल। समझ आया? यो मैम। हाँ प्रिया बोलो।
मैम एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ, ये देखिए छोटा सा HNRNA है, इसकी कैप यहाँ पे लग गई। अब हमें इसकी टेल लगानी है, तो इसकी टेल पे कैसा होता है कि 3 प्राइम एंड पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आके लगने लग गए हैं। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर किससे बने हैं? अगर मैं एक सर्कल को बड़ा करके बताऊं तो ये कुछ ऐसा बना है, 5 कार्बन की शुगर, ठीक है, उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, और कार्बन नंबर 4 के ऊपर लगा है फॉस्फेट। तो ये हमारे पास क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन लगा होता है उस न्यूक्लियोटाइड को हम एडिनाइलेट भी बुला सकते हैं और एडिनाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कितने ग्रुप लगते हैं? 200 to 300 ग्रुप लग जाते हैं, और इसलिए हम उसको टेल बोल देते हैं। एक लगता तो टेल नहीं होती ना, टेल तो लंबी होती है। 300। हाँ, राइट, क्लियर, यो यो मैम। गुड। चलो लिख लो इसे। ठीक है, तो हमने बना दिया सब कुछ, हमने कैप भी लगा दी, हमने टेल भी लगा दी। अब हम क्या करेंगे? इसको चॉप कर। चॉप कर देंगे। ठीक है, चॉप क्यों कर रहे हैं? अब हमें पहले ये समझना है, चॉपिंग क्यों करी हमने इसकी? हमने कौन सा खाना बनाना था? चॉप क्यों करा इसको? क्योंकि इसके पास ये जो मैं व्हाइट कलर का बना रही हूँ ना, एक्चुअली इसके बीच में अलग अलग रीजन थे जो मैंने बनाए नहीं, तो अब मैं यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, तो इस व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर के पास छोटे छोटे बीच में सीक्वेंसेस अलग है। देखो है तो न्यूक्लियोटाइड ही सारे, लेकिन आपको याद है मैंने कहा था कि डीएनए का, पूरे डीएनए में से मुश्किल से 2% पार्ट होता है जो किसी जीन के लिए कोड करता है, बाकी सारा डीएनए हमें पता ही नहीं है कि क्या करता है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर को मैं बीच बीच में आपको अलग कलर की जीन दिखा रही हूँ। चलो आ जाओ। तो देखो कैप लगी, टेल लगी, अब चॉप करेंगे। तो ये जो बीच में नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंसेस है, ये सब नाइट्रोजनस बेसिस ही हैं। ठीक है, अच्छा ये दबोने वाला है, ओके वेट। तो सब नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। जो रीजन मैंने व्हाइट से कलर करे, देखो कलर कोड करना पड़ेगा नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा। तो जो व्हाइट वाली सीक्वेंसेस है ना, जैसे यहाँ पे होगा एडेनिन, ग्वानिन, कुछ भी लगा लो, है ना, यूरेसिल, तो इस वाली सीक्वेंस को मैं बोलूंगी एक्सॉन। और जो बीच में ग्रीन वाली सीक्वेंसेस है उसे मैं बोलूंगी इंट्रॉन्स या स्प्लिट जीन्स। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा HNRNA है वो 2 चीजों से बना हुआ है। ठीक है, इसके पास एक्सॉन्स भी है और इसके पास इंट्रॉन्स भी है। और एक्सॉन इंट्रॉन्स एक्चुअल में क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंसेस ही हैं, बस समझ आई ये बात? यो ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस ही है, तो उसको अलग अलग नाम क्यों दिया है? क्योंकि एक्सॉन्स वो है जो आगे कोड करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने की जो मैसेज है वो सिर्फ एक्सॉन के पास है, और इंट्रॉन के पास क्या है? ये नॉन कोडिंग है, ये कुछ कोड नहीं करते हैं, तो ये कोई प्रोटीन नहीं बनाते। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को आगे ट्रांसलेशन में जाना है और प्रोटीन बनाना है, तो क्या मुझे इंट्रॉन्स की जरूरत है? नो मैम। है ना? तो हम किसको काट के निकाल रहे होंगे? एक्सॉन। नहीं, एक्सॉन को निकालेंगे, इंट्रॉन्स को निकाल देंगे हम। ठीक है, इंट्रॉन्स को। सो एक्सॉन। मैम एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सबको नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। यो मैम। यस मैम, अब आ रही है? कर दो एक बार। स्क्रीन नहीं दिख रही अब। कर दे, मैंने भी करी। यो अब दिख रही है? पहले तो सारे चुप करो और तू पहले बोल स्क्रीन। स्क्रीन क्या है? स्क्रीन बोल, चल बोल स्क्रीन। स्क्रीन, हाँ, सकरीन नहीं, स्क्रीन, साकशी नहीं, साक्षी। तो स्क्रीन बोलेगी, ठीक है? दोबारा बोल। यो मैम। हाँ, स्क्रीन नहीं बोलना है ना? चलो, तो मैं क्या बोल रही थी? ये देख, जो HNRNA निकाला है ना बाबला, वो ऐसा दिखता है। व्हाइट कलर से बनाती हूँ नहीं तो फिर बोले ये क्या हो गया। ऐसे दिखता है वो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही। यो मैम। मैम दिख क्या है? बेटा तुम्हारे वहाँ पे इंटरनेट का इशू होगा, अगर अब भी नहीं दिखी तो। मैं तीसरी बार कर रही हूँ। बता, दिखी? दिख गई। बहुत बढ़िया। देख, ये HNRNA है, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ आपको बताया नहीं था। वो ये कि HNRNA में बने तो सारे न्यूक्लियोटाइड ही है। ये सारे न्यूक्लियोटाइड पड़े हैं, A, T, G, C, एक्चुअली U है, U, U, A, A, G। ठीक है, सारी सीक्वेंसेस है, सारे न्यूक्लियोटाइड है।
लेकिन कुछ रीजन इसका ऐसे है, रेड कलर से बना दिया मैंने, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो HNRNA है उसके पास न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग नाम है। कुछ पार्ट को हम बोल रहे हैं कि वो एक्सॉन है, कुछ पार्ट को हम बोल रहे हैं कि वो इंट्रॉन है। इनका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट वाला मेरा एक्सॉन है और ये रेड वाली जितनी सीक्वेंसेस है वो मेरी इंट्रॉन है। तो इनमें फर्क क्या है? बनी तो न्यूक्लियोटाइड से है। फर्क ये है कि एक्सॉन में जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो फ्यूचर में जाके प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन इंट्रॉन में जितने न्यूक्लियोटाइड है वो कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे कभी भी। तो बता अब तुझे किसकी जरूरत है? इंट्रॉन की जरूरत है या एक्सॉन की जरूरत? एक्सॉन की। तो हम क्या करेंगे? हम चॉप कर देंगे, जितने इंट्रॉन्स हैं उनको काट के निकाल देंगे। तो हम कैसे काटेंगे? देखो ऐसे काटेंगे ना। कैसे निकालोगे? एक कट मैं यहाँ लगाऊंगी, एक कट मैं यहाँ लगाऊंगी और इसको बाहर निकाल लूंगी। उसके बाद जो व्हाइट वाला रीजन है देखो कैसा होगा, ऐसा बचा ना, इनको मैं बीच में जोड़ दूंगी, पास पास लाके जोड़ दूंगी, ठीक है? समझ आई? तो इनको पास पास लाके जोड़ना है, नई सीक्वेंस नहीं डालनी बीच में। देखो कैसे, इतना समझ आया सबको? ये बात मिटा रही हूँ कि मैंने आगे बना रखा है। चलो आ जाओ। कितना टाइम बचा है? 20 मिनट्स। चलो देखते हैं 10 मिनट्स में होता है खत्म नहीं। तो अब इसको चॉप करने के लिए आएगा कौन? अब दोनों तरफ से आप काटोगे, कैंची से ही काटोगे ना। तो इसकी कैंची का नाम क्या है? SNRNA। और SNRNA स्टैंड फॉर स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो स्मॉल न्यूक्लियर RNA इज जस्ट लाइक अ सीजर। सीजर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो सीजर आएगी और दोनों तरफ क्या करेगी? काट देगी, लगा देगी। हाँ राइट, टू रिमूव इंट्रॉन्स। तो याद रखना इंट्रॉन मूव करने, एक्सॉन मत निकाल देना। इतनी बात क्लियर? तो इंट्रॉन्स क्या है? अगर आपसे उल्टा नहीं बनाया आपने? हाँ, डायग्राम में आपने इंट्रॉन एक्सॉन उल्टा नहीं बनाया है? वो तो मैं बीच में कहीं भी बना सकती हूँ ना, तो रैंडमली नाम दे दिया, कोई भी नाम दे ले बेटा। तो अब देखो, अगर डेफिनेशन पूछ ले तो इंट्रॉन्स क्या होती है? इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस जो इंटरफेयर कर रही है और किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करती है, इसीलिए हम उसको निकाल देते हैं। वाइल एक्सॉन क्या होते हैं? वो सीक्वेंसेस होती है जो कोड करती है प्रोटीन के लिए। ये बात क्लियर? ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाए तो अब इससे कवर हो जाएगी। अब देखो चॉपिंग कैसे होती है। देखो जो मैंने स्मॉल न्यूक्लियर RNA बोला है, और इंट्रॉन से और भी एंजाइम आते हैं। तो कैंची अकेली नहीं आती, उसके बाद साथ थोड़ी और चीजें भी आती है। तो वो क्या करेगी? मैं आपको यहाँ पे सिंपल कर रही हूँ, सिंपल इसको देख लेते हैं। इसमें इंट्रॉन्स इसने व्हाइट से बनाया ना मैंने, ठीक है? तो देखो कैसे होगा, इसको ना साथ में बना लो तो तुमसे हो जाएगा, ठीक है? 3 तोड़ेंगे हम लोग, ओके? 3 को कट करते हैं। तो ये है हमारे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स है हमारे ब्लू कलर से, राइट? अब कुछ SNRNA तो आएगा, उसके साथ और भी कुछ एंजाइम्स आएंगे। वो क्या करते हैं? काटने का बहुत इजी तरीका क्या होता है? उठा दो। किसको उठा दो? जिसको तुमको काटना है। इंट्रॉन्स को काटना है ना, तो इंट्रॉन्स को ऐसे ऊपर कर लो, तो काटना आसान हो जाएगा ना। है ना? ये देखो ऊपर ऊपर करती है, मेरे को क्लियर है कि मुझे काटना किस चीज को है बहुत अच्छे से, राइट? तो 3 चीजों को काटना मुझे। ये मेरे व्हाइट वाले इंट्रॉन्स है। तो जब ये ऐसे ऊपर से हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको सर्कल फॉर्म में दिखेंगे। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पर कौन कौन चीजें इस टाइम वर्क कर रही है? इस पूरे रीजन में कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो आपका SNRNA कर रहा है, और प्लस कुछ और एंजाइम्स है जो वर्क कर रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जब ये सर्कुलर सा बन जाता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? जो पिरामिड जैसा दिख रहा है, इसे हम क्या बुलाएंगे? वी कॉल देम स्प्लाइसोसोम, ठीक है? क्योंकि स्प्लाइसिंग हो रही है, से उसको काट रहे हैं, ठीक है? उसके छोटे छोटे स्लाइस बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे स्प्लाइसोसोम। तो स्प्लाइसोसोम क्या होता है? स्प्लाइसोसोम वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपको इंट्रॉन मिलेगा, आपको SNRNA मिलेगा और एंजाइम्स मिलेंगे। क्लियर? तीन चीजें मिलेगी आपको, तब मैं कहूंगी ये तीनों का मॉलिक्यूल हम कहलाता है स्प्लाइसोसोम। क्लियर है सबको? कट लगा दिया। अब वहां पे छोटे छोटे हमारे क्या बच गए बीच में? एक्सॉन। अब एक्सॉन को क्या करेंगे? चिपका देंगे। इनको लाइगेट कर लो। इसका एग्जाम पूछते नहीं है, लाइगेज आता है और इनको चिपका देता है, ओके? आपस में तो बन गया। अब हमारे पास जो बचा वो हमारे पास क्या बचा? दिस इज हमारा mRNA, ओके?
ओके, अब mRNA मैच्योर हो गया। क्लियर? यो मैम। अब इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ कैप लगी है 5 प्राइम एंड पे, यहाँ पर टेल लगी है 3 प्राइम एंड पे, व्हाइट वाले इंट्रॉन्स है, ब्लू वाले एक्सॉन है। हमें किसे काटना है? इंट्रॉन्स को। तो क्या करेगा, एंजाइम आया SNRNA, उसने इसको ऊपर को उठा दिया। ठीक है, ऐसे एंजाइम ने आके इसको उठा दिया और फिर बाकी एंजाइम्स ने इसके ऊपर वर्क किया। तो ये सारे एंजाइम्स और इंट्रॉन्स को एक साथ हम बुलाते हैं स्प्लाइसोसोम। तो स्प्लाइसोसोम बना, थोड़ी देर में आप देखोगे सारा स्प्लाइसोसोम निकल गया और बचा हुआ पार्ट क्या बचा आपके पास? एक्सॉन्स। तो आपके पास एक्सॉन है, उसके पास कैप भी है और टेल भी है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मैच्योर mRNA बन गया। क्लियर? यो मैम। ये मेरा स्टेप 1, ये मेरा स्टेप 2, ये मेरा स्टेप फाइनली 3। राइट? तो इस तरीके से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गई। mRNA विल मूव टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फॉर ट्रांसलेशन। तो अभी साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहां पे जाके ट्रांसलेशन करेगा। ओके, यो मैम। चलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नोट्स बनाए हैं जो मैं बोल रही थी? यो मैम। कल के नोट्स बनाए हैं? यो मैम। मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट्स, रिवाइज करो, फिर मैं आपसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का वाइवा लूंगी। ठीक है? जो मैंने आपको डायग्राम का दिया ना, वो मैं आपको वो भेजूंगी अभी सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करना। ओके, चलो 5 मिनट्स दिए मैंने आपको, आपके 5 मिनट स्टार्ट होते हैं। मैं आपको पूछूंगी 6:50 पे। ओके, फटाफट रिवाइज। रेप्लिकेशन, ट्रांस, आप एक काम करो, हाँ, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो नहीं करा हमने, चलो। मैम बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वाला करना है ना? पहले डीएनए रेप्लिकेशन तो दोनों में जनरल था, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग है ना। यो मैम। हम्म, टू मिनट्स लेफ्ट।
1 minute left. चलो, लेट्स सी. ओके भाई, रेज योर हैंड जो मुझे करेगा जो मुझे आंसर करेगा डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, ओके. डीएनए रेप्लिकेशन है. रिया, यस मैम. बस रिया जिसने साथ साथ में पढ़ा है, क्योंकि सिर्फ रिया का हाथ खड़ा है तो बाकी लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, तभी उसको कॉन्फिडेंस है वो कर लेगी. राइट. तो रिया डीएनए रेप्लिकेशन में मेरे को बता दे कि जब ट्रांसक्रिप्शन ऐसे हम बनाते हैं, सॉरी रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं, तो एक होता है हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड. तो इनमें से कौन सा स्ट्रैंड होता है जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं? मैम जो टेम्पलेट स्टैंड के पास होता है. लीडिंग होता है या लैगिंग होगा? लीडिंग. लीडिंग. ओके, लीडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है? कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस? हम डिसकंटिन्यूअस वाले में होगा. डिसकॉन्टिन्यूस वाले में होगा ना, तो वो लैगिंग होगा ना बेटा, पीछे रह रहा है वो. राइट. यो मैम. डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड. गुड. डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम आता है? हेलिकेस. हेलिकेस आता है. गुड. प्रिया, डीएनए को देख के जो नया स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? मेन एंजाइम जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का. डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम जो नया स्ट्रैंड बनाता है पेरेंट स्ट्रैंड को देख के. मुझे नहीं पता, तुम बताओ एंजाइम का नाम क्या है? एमआरएनए एंजाइम का नाम तो नहीं है, गलत. दीक्षा, एंजाइम का नाम? डीएनए पॉलीमरेज 3. डीएनए पॉलीमरेज 3. यस, ये आता है और यहाँ पे ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है और ऐसे आपको नया स्ट्रैंड मिलता है. एमआरएनए कहाँ से आ गया? हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, एमआरएनए थोड़ी आएगा, डीएनए आएगा कॉम्प्लीमेंट्री. चलो गुड. नेक्स्ट वो बच्चा है जो मेरे को बता सकता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. इसमें भी 3 बच्चे, शिल्पी, रिया, विशाल, प्रीति, प्रिया एंड दीक्षा. इतनों को आता है, बाकी बच्चे नहीं पढ़ते क्लास में है? 2 दिन से तो ये चल रहा था, रिवाइज नहीं करा. एक ही बच्चे का हाथ नहीं खड़ा है. तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं खुद पे, या तुम पढ़ के नहीं आए? नीता का खड़ा हुआ है बात है. नीता, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे इनिशिएशन के स्टेप में कौन सा एंजाइम आता है? एंजाइम फॉर इनिशिएशन कौन कौन से चाहिए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए? मैम बोल बोल. मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे आप? ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में स्टार्ट करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है, ये क्वेश्चन है मेरा. Just give me 1 minute.
अनीता, तो इनिशिएशन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होता है तो कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? चल पायल तुम बता दो। मैम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और मैम सिग्मा फैक्टर की। सिग्मा फैक्टर, इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है ना। गुड। और शिल्पी, ट्रांसक्रिप्शन जब एंड होती है प्रोकैरियोट में, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन में किसके आने की जरूरत होती है? रो फैक्टर आता है। रो फैक्टर कहाँ पर आकर लगता है? स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर रीजन या टर्मिनेटर रीजन? कौन सी साइड आता है वो? टर्मिनेटर। पूछ रही हो बता रही हो? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर रीजन पे आता है, राइट, करेक्ट। लास्ट इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, यहाँ नहीं पूछूंगी मैं, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट पिक्चर से पूछती हूँ। हाँ भाई, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट कौन एक्सप्लेन करेगा? ये वीडियो हैंड। प्रीति, यो मैम। देख ये डीएनए डबल मॉलिक्यूल है उसका, उससे बन के निकल रहा था ये हमारे पास एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए के ऊपर सबसे पहले कहाँ पे क्या लगा? मैम एचएनआरएनए पे पहले हमारे पास हेल्पिंग फैक्टर आएगा। नहीं बेटा, मैम फिर एचएनआरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन होगी। दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। यो मैम। हाँ, मैम पहले 5 प्राइम लगेगा। 5 प्राइम एंड तो है यहाँ पर। 5 प्राइम एंड पे कौन आके लगेगा? एचएनआरएनए। बेटा क्या बोल रही है? ये एचएनआरएनए बन गया ना, ये एचएनआरएनए है, ये एचएनआरएनए है, इसका 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है। तो अब मैं क्या करूं इसके ऊपर? सबसे पहले मैम जो 5 हाँ प्राइम बोलो। एंड है वो हमारा फ्री होगा, तो वहाँ बोल सही बोल रही है। जब फ्री होगा तो उसे धूप से बचाने के लिए क्या लगा देंगे हम? कैप लगाएंगे। कैप, यस शाबाश। तो कैप किससे बनी हुई है? मिथाइल गुआनोसिन। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, तो देखो ये कैसे लिखा है, एम से मिथाइल है, ये मिथाइल लिखा है, जी से गुआनोसिन है, और ट्राइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर ऐसे आ सकती है, 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो 3 आपने 5 प्राइम एंड पे लगा दी, गुड, कैपिंग डन। उसके बाद टेल लगेगी, तो टेल पे कौन आके लगता है? बहुत सारे एडिनाइलेट। एडिनिलेट। हाँ एडिनाइलेट, तो हम इसे बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे तुम एडिनाइल ग्रुप लगा दो। एडिनाइल ग्रुप का मतलब है ऐसा, 5 कार्बन शुगर, उस पे एडेनिन लगा है और फॉस्फेट लगा है, राइट। तो ऐसे आप कितने लगा दो? लगभग 200 to 300। हाँ, तो टेलिंग हो गई है, गुड। तो कैपिंग भी होगी हमारे पास, टेलिंग भी होगी। अब बची स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग करने के लिए ये स्प्लाइसिंग का स्टेप है। तो स्प्लाइसिंग करने में जो सर्कल बनते थे, इनको हम क्या बुलाते थे? स्प्लाइस। बोल एक्सोन और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बुलाते थे स्प्लाइसोसोम। हाँ, स्प्लाइसोसोम बन गया, सारी स्प्लाइसिंग होगी। अब बाद में बचा क्या आपके पास? ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में क्या क्या है? एक कैप लगी है, इसके पास एक टेल लगी है, और बीच में उसके पास बहुत सारे से एक्सॉन्स है, राइट। और मैसेंजर आरएनए को हम ये भी बुलाते हैं मैच्योर आरएनए, पर एम स्टैंड फॉर मैसेंजर ओनली, ठीक है। यो मैम। तो ये डायग्राम क्लियर सबको? ठीक है। तो आपको मैं होमवर्क के लिए वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले के डायग्राम भेज रही हूँ, उसको कल करके आना अच्छे से, ठीक है। और ये तो ये हो गया। उसके अलावा क्या पढ़ के आओगे? आप पढ़ के आओगे गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। किसमें? मेल में भी पढ़ोगे और फीमेल में भी, ऑलराइट, ठीक है। कल फिर हम उसका वाइवा करेंगे। कल हमें 15 मिनट वाइवा में लग जाएंगे, प्रिपेयर करके आना, ऑलराइट। किसी को कोई डाउट है?
नो मैम। नहीं, चलो फिर कल